चलिए तो अब हम समझते हैं एक और एंटी माइक्रोबियल ग्रुप के बारे में जिसका नाम है फ्लोरोक्विनोलोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक। और कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाते हैं। और इवन यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो ये जो ग्रुप्स हैं वो अभी यूटिलिटी में भी काफ़ी है। तो काफ़ी सारे एंटी माइक्रोबियल इस ग्रुप से एक्चुअली यूज़ होते हैं। तो पहले समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यही सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा कंसेप्चुअली अलग है। जो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिशन था ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिशंस करती है 30S या 50S सब यूनिट ऑफ द रिबोसोमल आरएनए के ऊपर काम करके। ये पूरा एक अलग और यूनिक मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रह सकता है। ये ड्रग इनहिबिट करती है कि एक एंजाइम को जिसका नाम है डीएनए गायरेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करती है। थोड़ा समझते हैं हम लोग सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है, उसके बारे में। तो ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमें जैसे पता ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यूजुअली कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ये एक दूसरे से अलग होने का ट्राई करती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग होने का ट्राई करती है। लेकिन जैसे ये दोनों थ्रेड्स को हम लोग अलग करने का ट्राई करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे कॉइलिंग हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग ये दो एंड को खींचेंगे, मान लीजिए इमेजिन करिए कि अगर ये दो एंड को पकड़ के हम लोग खींचते हैं तो ये एंड पे कॉइलिंग हो जाता है, गूंच जैसा हो जाता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो डोर में हो जाती है। तो इसे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। अभी इसका उपाय क्या किया है नेचर ने, कि एक एंजाइम प्रोड्यूस किया है नेचर ने जिसका नाम है डीएनए गायरेज, ठीक है। सो डीएनए गायरेज नाम का एक एंजाइम है। वो क्या करता है अब कि इस स्टेज पे ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है उसको यहाँ से निक कर देता है, कट कर देता है। जिससे क्या होता है कि ये ऊपर का थ्रेड अलग हो गया, ये दोनों थ्रेड अलग हो गए, और जो नीचे का थ्रेड है वो भी इसके बाद अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों थ्रेड्स जो है वो अलग हो जाएगी निक करने से। और फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यही एंजाइम क्या करेगा, उसको सीलिंग कर देगा, इसको सील कर देगा, जिससे हमारे पास दो स्ट्रैंड पूरी हमको मिल जाएगी। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हर एक जो स्ट्रैंड है उसका एक रेप्लिका बनेगा, इसका एक रेप्लिका बनेगा, और जो दूसरी स्ट्रैंड है इसका एक रेप्लिका बनेगा। और उसके बाद क्या जो है दो हमें डीएनए इंडिविजुअली मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि डीएनए गायरेज का एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जो सेल निकिंग का भी काम करता है, सॉरी डीएनए निकिंग का भी काम करता है, और फिर सीलिंग का भी काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये एंजाइम को हम लोग इनहिबिट कर दे, अगर कोई भी दवाई से ये एंजाइम को इनहिबिट कर दे, क्या होगा, किस प्रकार का निकिंग नहीं हो पाएगा, सीलिंग नहीं हो पाएगा, और जिससे आगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि ये स्टेज के ऊपर अटक जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग वाले स्टेज के ऊपर अटक जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है यही काम करते हैं कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको इनहिबिट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए गायरेज का दूसरा नाम है टोपोआइसोमरेज। सो टोपोआइसोमरेज अलग अलग टाइप की, या फिर डीएनए गायरेज अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ वो कहते हैं टोपोआइसोमरेज 2, कुछ सेल्स में या कुछ स्पीसीज में होते हैं टोपोआइसोमरेज 4। तो इस प्रकार से अलग अलग बैक्टीरिया, और फिर ह्यूमंस में भी, हमारे सेल के अंदर भी कुछ टोपोआइसोमरेज होते हैं। तो ये बैक्टीरिया के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज को ये इफेक्टिवली इनहिबिट करते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दूसरी एक याद रखने वाली चीज़ है, इनकी पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने बात की थी कि ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन फॉल होने के बाद भी, मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन फॉल होने के बाद भी इसकी काफ़ी देर तक पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट रहती है, उतने टाइम तक रहती है जब तक सेल ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। उसका कॉन्सेंट्रेशन फॉल होने के बाद भी इसकी इफेक्टिवनेस रहती है, इसे पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट कहते हैं। ये यूजुअली जिसमें ऐसी पीएई इफेक्ट होती है ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक कहलाई जाती है। तो उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। लेकिन जनरलाइज यही है कि फर्स्ट जनरेशन की जो पहले आई थी, जो प्रोटोटाइप ड्रग थी इस ग्रुप की, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन जैसी ड्रग्स थी, ये पहले आई थी। यूजुअली ये जो मेडिकेशंस थी ये जो है वो ग्राम नेगेटिव
ऑर्गेनिजम्स जो कहते हैं ग्राम नेगेटिव के प्रति बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस वाली मेडिकेशन है। और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई जिसमें लीवोफ्लॉक्स, लोमेफ्लॉक्स, पारफ्लॉक्स, मॉक्सी, गेटी, प्रूली और काफ़ी सारी है। इसमें क्या है कि ग्राम नेगेटिव के साथ साथ कई ग्राम पॉजिटिव को भी कवर किया गया है। तो जो टिपिकल ग्राम नेगेटिव के सामने काम करती थी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में थोड़े ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को भी कवर किया गया है। तो इस प्रकार से इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन होता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स का। देखिए हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इनकी ओरल बायोबिलिटी वैसे तो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए टैबलेट फॉर्म के अंदर कॉमनली यूज़ होती है, एक्सेप्ट नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन की ओरल बायोबिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं यूज़ होती है, मिनिमम ओरल बायोबिलिटी है। लीवोफ्लॉक्सासिन है जिसकी ओरल बायोबिलिटी सबसे अच्छी है या फिर मैक्सिमम है। और कोई ड्रग्स के साथ या फिर फूड के साथ यूजुअली ना दे इनको, क्योंकि अब्जॉर्प्शंस में इंटरफेरेंस करती है। तो अब्जॉर्प्शन में ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद एक एक्सक्रीशन वाला पॉइंट है और जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू कई बार इसमें से पूछे जाते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी फ्लोरोक्विनोलॉन्स है। कुछ होती है वो किडनी से एलिमिनेट होती है, कुछ होती है लीवर से, कुछ होती है दोनों से। तो इसीलिए कई बार ये आपको पूछ सकते हैं। ऑल इन ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रीनल डिसीज़ या फिर रीनल फंक्शन एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उसमें किस प्रकार की फ्लोरोक्विनोलॉन्स आप दी जा सकती है। तो डोज एडजस्टमेंट, अगर रीनल डिसीज़ है तो सभी फ्लोरोक्विनोलॉन्स को आपको डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कौन सी, इसमें आप पीएमटी याद रख सकते हैं, पी फ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। तो इसमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से जो ट्रोवाफ्लॉक्सासिन और जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये दोनों है, ये दोनों का जो एलिमिनेशन है वो बिलियरी एलिमिनेशन है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से होकर बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। और जो स्पारफ्लॉक्सासिन और पी फ्लॉक्सासिन है उसका रीनल के अलावा भी हेपेटिक रूट से एक्सक्रीशन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे बाकी सारी जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है उनका यूजुअली ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीशन होता है। तो मॉक्सी ट्रोवा एक्सक्लूसिवली हिपेटिक है, स्पार पी फ्लॉक्सासिन उनका रीनल और हिपेटिक दोनों है, और बाकी सारी का एक्सक्लूसिवली रीनल है। इसीलिए ये जो पीएमटी वाली जो है उसमें आप रीनल डिसफंक्शंस में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कई बार एमसीक्यू पूछते हैं। स्पारफ्लॉक्सियाफिन, मॉक्सी और ट्रोवा ये जो ड्रग्स हैं वो लॉन्गर एक्टिंग भी है, तो इसीलिए उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्टर भी कम होता है। स्पारफ्लॉक्सासिन अगर उसके बारे में देखें तो हाफ लाइफ भी इसकी सबसे बढ़िया है। तो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ के बारे में भी अगर आपको एमसीक्यू पूछे तो भी स्पारफ्लॉक्सासिन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यूजुअली फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं इन जनरल में अगर बात करूँ तो सभी टॉप टू बॉटम इन्फेक्शन, टॉप टू बॉटम मीन्स के हेड में मेनिंजाइटिस से लेके टो का अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, और ऑलमोस्ट बॉडी के सभी इन्फेक्शंस में ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है इफेक्टिव है। अब आपको जानना वो ज़रूरी है कि किस फ्लोरोक्विनोलॉन को किस टाइप की सिचुएशन में दे या फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं ये ओरली एक्टिव एजेंट्स हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटी स्पेशली है उसकी स्यूडोमोनास के प्रति। बहुत कम एंटीमाइक्रोबियल होती है जो स्यूडोमोनास के प्रति इफेक्टिव है। स्यूडोमोनास एक नोटोरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो यूजुअली जो कहते हैं ना कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, जो हॉस्पिटल में लगने वाले इन्फेक्शंस, ग्रीन डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं, तो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, नोटोरियस इन्फेक्शन है, तो इसीलिए उसके सामने कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ ही काम करती है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स उसमें से एक है जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। नॉरफ्लॉक्सासिन जो फर्स्ट जनरेशन में था वो नैरो स्पेक्ट्रम था। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स कि उसका ज़्यादातर यूज़ सिर्फ यूटीआई में ही किया जाता था, क्योंकि वो यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होता था, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया उसको अच्छे से किल करता था। तो इसीलिए नॉरफ्लॉक्सासिन का बहुत स्पेसिफिक यूटीआई का ही यूज़ है, बाकी सारी जगह पे उसका लगभग यूज़ नहीं किया जाता है। हमारे पास अच्छी एंटीमाइक्रोबियल्स है, ठीक है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन का एक स्पेसिफिक यूज़ है, तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनर है, वो एडिशनल यूजेस में, यूटीआई तो यूज़ है ही, उसके अलावा भी इसके यूजेस किए हैं। कौन कौन से यूजेस है जैसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहले ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो एंथ्रेक्स इन्फेक्शन हो गया, या फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो जैसे हमने बात की थी टॉप टू टो सब इन्फेक्शंस में, तो मेनिंजाइटिस से लेकर काफ़ी इन्फेक्शंस में ये यूज़ होता है। गोनोरिया इन्फेक्शंस भी हो गया, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। इवन शूडोमोनास को भी कवर करता है जैसे हमने बात की। सिप्रो और लीवो
दोनों फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं जो सुडोमोनास के प्रति इफेक्टिव हैं। ऐसा यहाँ पे कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं। तो सिप्रो और लीवो के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें कि स्पेसिफिकली अगर सुडोमोनास इन्फेक्शन है तो उसको टारगेट किया जा सकता है। लीवोफ्लॉक्सासिन जो ओफ्लॉक्सासिन का ही आइसोमर है, सो लीवोफ्लॉक्सासिन इज एन एल आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ओफ्लॉक्सासिन का ही एक आइसोमर है। जो लीवोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन यूजुअली कहते हैं कि अपर इन्फेक्शन, बॉडी के अपर पार्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं लीवोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे चेस्ट हो गया या फिर हेड एंड नेक हो गया, आई हो गया, तो जैसे आप देखेंगे तो लीवोफ्लॉक्सासिन कई बार रेस्पी इन्फेक्शन या फिर लंग्स का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें यूज़ किया जाता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन टॉपिकली आई इन्फेक्शन हो गया तो कई बार यूज़ किया जाता है। एटिपिकल लंग्स का इन्फेक्शन हो गया जैसे क्लेमाइडिया या फिर माइकोप्लाज्मा लेच्यूनेला, तो उससे भी ये रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज़ की जाती है। जैसे हमने बात की सेकंड जनरेशन में स्पारफ्लॉक्सासिन जो है उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी अच्छी है। मोक्सीट्रोवा जो है वो नई फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पेक्ट्रम बड़ा है, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को भी कवर करते हैं एज वेल एज एनेरोब्स को भी कवर करते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स का यूजेस सिर्फ सिस्टमिक इन्फेक्शन के साथ लिमिटेड नहीं है, एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन जिसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस में भी ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग्स हैं, स्पेशली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस में भी एक कंपोनेंट के तौर में यूज़ किया जाता है और इवन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में भी ये यूज़ किया जाते हैं। फीनाफ्लॉक्सासिन एक नई फ्लोरोक्विनोलॉन है जो रिसेंटली अप्रूव्ड हुई है। किसके लिए यूज़ होती है? वो ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ईयर इन्फेक्शन, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन होते हैं स्पेशली सुडोमोनास या फिर स्टेफ से, तो उसमें यूज़ की जाती है। ट्रिपोनेमा पैलिडम और नोकार्डिया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के प्रति। तो बहुत कम चीज़ हैं जो फ्लोरोक्विनोलॉन से रेजिस्टेंट है, उसमें ये चीज़ है जो सिफिलिस वाले ट्रिपोनेमा पैलिडम और नोकार्डिया। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें, अगेन बहुत स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जीआई डिस्ट्रेस और सीएनएस साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही इसके। अभी कुछ काफ़ी रिपोर्ट्स आए हैं कि ये सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है, तो स्पेशली जो पेशेंट्स सीजर प्रोन हो तो उसमें ना दी जाए तो बेहतर है। स्पेसिफिक और एक चीज़ है कि ये कार्टिलेज डैमेज करता है। कार्टिलेज डैमेज करने की वजह से एथलीट्स में ये इसको ना यूज़ करें, बच्चों में ना यूज़ करें, हो सके तो प्रेगनेंसी में तो ना ही यूज़ करें, ठीक है। तो कार्टिलेज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर्स के भी काफ़ी केस देखे गए हैं, इसलिए इसको एथलीट्स में यूज़ करना मना है। स्पारफ्लॉक्सासिन, लुमेफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीमाइक्रोबियल्स हैं जो फोटोटॉक्सिसिटी बहुत करती है। सनलाइट का एक्सपोजर होता है ये ड्रग लेने के बाद तो आपको स्किन रिएक्शंस होते हैं। गेटिफ्लॉक्सासिन रिसेंटली विड्रॉ कर दी गई है इंडियन मार्केट से क्योंकि उससे ग्लूकोज चेंजेस या ग्लूकोज के लेवल में फ्लक्चुएशंस होते थे, तो डिसग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होती थी गेटिफ्लॉक्सासिन की। हाइपो भी होते थे कुछ पेशेंट में, हाइपर भी होते थे, तो इसीलिए गेटिफ्लॉक्सासिन को उठा लिया गया है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जैसे हमने बात की उससे भी ग्लूकोज चेंजेस होते हैं। स्पार और कैटी दूसरी एक है जिससे कार्डियोवास्कुलर रिदमिक चेंजेस होते हैं क्यूटी प्रोलोंगेशंस के फॉर्म में, तो एरिथमिया प्रोन भी है ये ड्रग। ट्रोवाफ्लॉक्सासिन की बात करें तो लीवर डैमेज के कुछ केसेस भी आए हुए हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पी फ्लॉक्सासिन की अगर बात करें तो ये जो है एक एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पी फ्लॉक्सासिन जो फर्स्ट जनरेशन वाली है वो, तो एंजाइम इनहिबिटर होने की वजह से अगर नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाली ड्रग जैसे थियोफाइलिन के साथ दी गई तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो स्पेशली अगर फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन स्पेसिफिकली सिप्रो पी फ्लॉक्सासिन जैसी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं तो CYP3A4 या फिर जो एंजाइम्स जिससे इंटरेक्शंस होने के चांसेस हैं उसके ऊपर ध्यान रखें दूसरी ड्रग अगर साथ में दे रहे हो। जैसे बात की थी कि CNS टॉक्सिसिटी स्पेशली सीजर प्रोन पेशेंट्स में हो सकती है, एपिलेप्सी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए CNS डिसऑर्डर स्पेशली सीजर्स के अराउंड जो भी पेशेंट होते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस में, उनमें ये कॉशियसली यूज़ की जाती है या तो फिर नहीं यूज़ की जाती है। कुछ फ्लोरोक्विनोलॉन्स मार्केट में से विड्रॉ कर ली गई है, ये कई बार आपको MCQ के तौर में ये पूछ सकते हैं। अगर नीट के MCQs आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूछ सकते हैं, जैसे टेमाफ्लॉक्सासिन। सो टेमाफ्लॉक्सासिन थी से इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया होता।
प्रोवाफ्लॉक्सासिन वॉज एसोसिएटेड विथ हेपेटोटॉक्सिसिटी, ग्रेपाफ्लॉक्सासिन जिससे कार्डियोटॉक्सिसिटी स्पेशली एरिथमिक चेंजेस, और स्लीनाफ्लॉक्सासिन या फिर क्लीनाफ्लॉक्सासिन जिससे फोटोटॉक्सिसिटी के एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते थे। इसीलिए इस ड्रग्स को विड्रॉ कर लिया गया है। एक नया भी चेंजेस है कि एफडीए ने अभी वार्निंग इशू की है। कुछ फ्लोरोक्विनोलॉन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे चेंजेस भी होते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। कार्टिलेज डैमेज, टेंडन रप्चर, फोटोटॉक्सिसिटी, डिस्ग्लाइसेमिक चेंजेस, क्यूटी प्रोलोंगेशन, तो इन जनरल ये चीज़ होती है। अगर आप नीट पीजी के क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो होपफुली आपको ये हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था आपको वो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो हमें पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो सीरीज़ प्रैक्टिकल का नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एंटी माइक्रोबियल का सीरीज़ देखिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।